हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और इसका पार्ट 4 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग नेचुरल गैस। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी क्या क्या है और हमारे लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहाँ हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल गैस क्या होता है। अब देखो, हम लोग को जो अर्थ है, अर्थ के अंदर से हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जिससे हमें पता होता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो हम लोग को अर्थ के अंदर से मिलता है। तो बेसिकली क्या है ना कि हमारा जो अर्थ के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर जो बहुत सारे रॉक्स होते हैं, तो रॉक के बीच में कभी क्या होता है कि बारिश की वजह से बारिश का जो पानी होता है वो इन रॉक्स के बीच में अटक जाता है, जमा हो जाता है। ओके, और इसी वाटर को हम चाहें तो हैंड पंप्स के थ्रू हम लोग अर्थ के मतलब जमीन के ऊपर ला सकते हैं और हम लोग अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो रॉक्स के बीच में वाटर जैसे फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, वैसे ही कभी कभार ये जो रॉक्स हैं उनके बीच में ऑयल्स भी जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो हम वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑयल फील्ड्स है वो हम लोग को अमेरिका, रशिया या फिर हम लोग के जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पे हम लोग को ऑयल फील्ड्स देखने मिलते हैं। तो वहाँ पे जो ज़मीन होते हैं, ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑयल फील्ड्स होते हैं ना, तो ये ऑयल फील्ड्स और ये जो ज़मीन है, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे कुछ गैस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़मीन के अंदर कुछ नेचुरल गैस भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो नेचुरल गैस है उसको हम लोग सेम जो जैसे हम लोग पेट्रोल से या फिर ऑयल से हम लोग इसे बर्निंग के लिए यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग गैस का यूज कर सकते हैं अपना कंबशन करने के लिए या फिर बर्निंग करने के लिए, ठीक है। अब देखो, ये जो गैस होते हैं जैसे पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वैसे ही इन गैस को भी जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग वेल्स। ओके, नाउ अब देखो, ये जो गैस है ये मोस्टली हम लोग यूज कहाँ करते हैं। अगर हमने इसके दो मेन एग्जांपल्स हमें देखने हैं तो वो होते हैं एलपीजी और सीएनजी। जो हमारे घर में जो गैस के सिलेंडर होते हैं वो होते हैं एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। और वैसे ही जो काफी सारे व्हीकल्स होते हैं उनमें सीएनजी के सिलेंडर्स लगाए जाते हैं जो सीएनजी गैस की वजह से वो काम करता है। ओके, तो मोस्टली ये जो नेचुरल गैस है हम लोग को जमीन में से मिलता है और इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है सीएनजी और एलपीजी, हम अपने लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या सीखा, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को जब हम लोग को जो जमीन से जो ऑयल मिलता है वो उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली क्रूड ऑयल तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को प्रोसेसिंग के थ्रू या फिर क्लीनिंग के थ्रू हम लोग उसमें से जो इम्प्योरिटीज उसको रिमूव कर देते हैं और फाइनली हम लोग को पेट्रोल और डीजल मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो नेचुरल गैस होता है उसमें भी थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज होते हैं, उनको रिमूव करके फाइनली हम लोग को जो नेचुरल गैस है वो हमें मिल जाता है और हम लोग उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये जो नेचुरल गैस है इसके अंदर मोस्टली मीथेन प्रेजेंट रहेगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि हम लोग ये जो नेचुरल गैस है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा जो पहले से जब हमने डायग्राम समझा था वो हमको वापस से यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमने देखा था कि अभी तक हम लोग जो डायग्राम फॉलो कर रहे थे उसके अंदर यहाँ पे एक बॉयलर था। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई बॉयलर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमको दिया हुआ है कंबशन चेम्बर। ओके, अब देखो, अगर हम देखें तो नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, जो कंबशन करने के लिए मतलब उसको जलाने के लिए हम लोग यहाँ पे वुड यूज कर रहे थे या फिर हमने कोल यूज किया, फिर हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी यूज किया था। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वुड के जगह पे हम यूज करते हैं नेचुरल गैस का। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमें एक बर्नर दिखाया गया है, ठीक है। और बर्नर के थ्रू देखो यहाँ पे एक पाइप दिया हुआ है हम लोग को। तो क्या होगा, ये पाइप जो है सिलेंडर से कनेक्टेड रहेगा और उस सिलेंडर के अंदर नेचुरल गैस भरा हुआ रहेगा। जैसे हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर गैसेस भरे होते हैं वैसे ही यहाँ पे जो बड़े बड़े सिलेंडर्स होंगे उनके अंदर नेचुरल गैस भरा होगा। ओके, अब यहाँ से जो सिलेंडर से वो नेचुरल गैस जब आएगा इसके थ्रू बर्नर के अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे, उस नेचुरल गैस को बर्न करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि हमेशा बर्निंग के लिए एटमॉस्फेरिक एयर का होना जरूरी है, उसके अंदर एयर आना जरूरी है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें एयर सप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर हम एयर भेज रहे हैं। तो यहाँ से नेचुरल गैस आ गया और यहाँ से एयर आ गया और जब हम इसे इग्नाइट करेंगे, जलाएंगे, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बर्न होता रहेगा। ओके,
तो जो हम लोग पहले वुड यूज कर रहे थे उसके जगह पे हम यहाँ पे अब नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं बर्न करने के लिए। अब देखो जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो इसके अंदर से दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और एक का नाम है वाटर। दोनों गैस के फॉर्म में इसमें रिलीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे कंबशन होगा, मतलब 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो वाटर है जिसमें गैस फॉर्म में है, इसके अंदर जमा होने लगेगा। ओके, अब जब देखो ये तुरंत की तुरंत अभी अभी जल के मतलब गर्म होके बाहर निकला है, तो इसके जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो गैस है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है, इसका प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे हमें गैस मिल रहा है, इसको हम इस पाइप के थ्रू पास ऑन करेंगे और ये टरबाइन के ऊपर आ जाएगा। और जब ये टरबाइन के ऊपर आएगा तो ये गैस क्या करेगा, इस टरबाइन को रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जिसके वजह से हमारा जनरेटर चालू हो जाएगा और उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। ओके, तो जो काम हमारा पहले बॉयलर कर रहा था वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंबशन चेम्बर। कंबशन चेम्बर में हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर रहे हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ओके, तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बर्न करना है किसी चीज को तो हमें दो चीज चाहिए, एक एयर चाहिए और एक हमें फ्यूल चाहिए जो हमारा नेचुरल गैस है। तो यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पे एयर सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा आएगा नेचुरल गैस। एयर और नेचुरल गैस को हम जब साथ में बर्न करेंगे तो यहाँ पे कंबशन चेम्बर में ये बर्निंग होगा और जिसमें से हमें क्या मिलेगा, जो दो गैस रिलीज हो रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। ओके, अब इससे क्या हुआ, हमारा टरबाइन रोटेट हुआ जो कि जनरेटर को रोटेट कर रहा है और फाइनली हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो ये हमने देखिए कि इसमें कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा एनर्जी था और एंडिंग में हमें कौन सा एनर्जी मिला और इन बिटवीन क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास नेचुरल गैस है, मतलब जिसे हम बर्न करने वाले हैं। तो नेचुरल गैस है मतलब उसके अंदर जो एनर्जी रहेगा उसे हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें दिया गया केमिकल एनर्जी नेचुरल गैस और लास्ट में हमें मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे लास्ट में दिया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इन बिटवीन देखते हैं क्या हुआ। जब हमने नेचुरल गैस को बर्न किया तो उसमें से हमें गैसेस मिले कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। अब देखो ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है जिसकी वजह से ये मूव करेंगे, तो इसका मतलब इनमें क्या प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो यहाँ लिखा है काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा टरबाइन रोटेट होने लगा, तो इसका मतलब टरबाइन के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आ गई है और उससे हम लोग को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो हमें वही यहाँ बताया गया है कि जो हम लोग प्रेशराइज्ड एयर है जब हम इसमें सप्लाई करते हैं तो कंबशन चेम्बर में वहाँ पे हम लोग को गैस प्रोड्यूस होता है और इस गैस का हम लोग यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए, जिससे हम लोग को फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ओके, तो काफी सिंपल प्रोसेस था। जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर की जगह पे हम यहाँ यूज कर रहे हैं कंबशन चेम्बर और हमारा जो फ्यूल था उसके लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं नेचुरल गैस। नाउ अब हम देखते हैं कि जब इसके सेटअप्स बनते हैं, जो एक्चुअल पावर प्लांट होता है उसमें कौन कौन से रूम्स उसके अंदर प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसमें फ्यूल था और फ्यूल में हमने एयर ऐड किया। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ये एक बॉक्स दिखाया जिसके अंदर क्या रहेगा, फ्यूल प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एयर प्रेजेंट रहेगा। और जब हमने इसमें फ्यूल सप्लाई किया, जब हमने एयर सप्लाई किया तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे कंबशन चेम्बर में यहाँ पे बर्निंग होगा। ओके, देन हमें जो गैस मिलेगा उसकी मदद से हम लोग टरबाइन को रोटेट करेंगे। ठीक है, और एक बार जब टरबाइन रोटेट हो गया तो उस गैस का फिर कुछ काम नहीं है, तो उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, एमिट कर देते हैं। जो चिमनीज वगैरह होते हैं उसके थ्रू इन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और जब ये टरबाइन रोटेट हो रहा था उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है। ओके, नाउ अब देखो जो हमारे पास हमने जो कोल एनर्जी जब यूज किया था तो हमें एक चीज पता था कि उसके अंदर सल्फर होता है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ठीक है, बट हम जब यहाँ पे नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं तो नेचुरल गैस में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये लेस पोल्यूशन है, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि हमारे कंट्री में, इंडिया में
कौन कौन से नेचुरल गैस वाले पावर प्लांट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है समरलकोटा में, मतलब आंध्र प्रदेश में ये जगह है समरलकोटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पावर प्लांट है जो कि 2620 मेगावाट तक का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, देन हमें दिखाया गया है कि महाराष्ट्र में अंजनवल में एक पावर प्लांट प्रेजेंट है जो नेचुरल गैस पे काम करता है। देन दिल्ली में है, देन आंध्र प्रदेश में एक और पावर प्लांट है कोंडापल्ली। ओके, तो यहाँ पे 1466 मेगावाट तक का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमें अलग अलग पावर प्लांट बताए गए हैं इंडिया में जहाँ पे अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है यूजिंग नेचुरल गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा गया है, दो use of energy is unavoidable in our day-to-day life, it is necessary to use it carefully and only if the required amount। तो यहाँ पे क्या बताया, देखो हम लोग अपने लाइफ में एनर्जी का जो यूज है, देखिए आज से हम एनर्जी यूज नहीं करेंगे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो यही कहा गया कि हम लोग अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ में एनर्जी यूज करना अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें सिर्फ एनर्जी उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें जरूरत हो, हमें फालतू में एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ अब देखते हैं हमने जो 3 मेथड सीखे हैं यूजिंग, जो हमने कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, देन न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, देन हमने नेचुरल गैस यूज किया। तो हम देखते हैं कि इनमें एक एक करके क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग को हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में, तो इससे देखो हमने देखा था कि इससे काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, काफी हार्मफुल गैस रिलीज होता है, सूट रिलीज होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। ओके, इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और उसके सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है, और अगर उस बारिश का पानी हमारे बॉडी पे लग जाता है तो हमें इरिटेशन होता है, हमारे अपने बॉडी पे खुजली होने लगती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स, हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, देन जो सूट होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इन इससे निकलने वाले, वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं और उनके लिए रेस्पिरेशन मतलब सांस ले पाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी वो लोग फेस करते हैं। ठीक है, नाउ देखो आगे क्या बताया गया है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, मतलब हमारे अर्थ के अंदर से जो हम लोग कोल निकाल रहे हैं या फिर जो हमारे नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देखो ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये अर्थ के अंदर बने कैसे हैं, जो लाखों सालों से, लाखों करोड़ों सालों के अंदर जाके ये हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो क्रिएट हुआ है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा रेट से यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आने वाले 100-200 साल के अंदर जो हमारे अर्थ के अंदर जितने भी फॉसिल फ्यूल है, जितने भी कोल हैं, देन नेचुरल गैस है, वो आने वाले कुछ सालों के अंदर खत्म हो सकते हैं। तो देखो आज के डेट में तो हम लोग कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या फिर नेचुरल गैस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर 100-200 साल के अंदर क्या होगा, जब सब पूरा कोल ही खत्म हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में सोच के तैयार होना है। ओके, नाउ अब यहाँ बताया गया है कि वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने देखा था न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ओके, अगर मान लो आपको कोई डिजास्टर होता है तो वो जो रेडिएशन है वो आसपास के एरिया में फैल सकता है, जिसकी वजह से आसपास का जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग जो रीजंस थे उनको कंसीडर करके हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जो हम लोग नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, जो हम लोग कोल यूज कर रहे हैं, या फिर हम जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये नॉट इको फ्रेंडली है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये काफी ज्यादा हार्मफुल है। ओके, अच्छा चलो हमने देख लिया कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि देखो ऐसे कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कम हार्म करेगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए उतना हार्मफुल नहीं रहेगा। तो अगर हमें क्या करना है, ऐसे रिसर्च करने हैं जो ऐसे हम लोग को मेथड्स मिल सके जहाँ पे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करके अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, हमने देखा, हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे विंड के यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं,
सनलाइट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे जो अलग अलग मेथड्स हैं जिसमें हम लोग अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म होता है, इन सारे मेथड को हम लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी दैट आर फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट, दैट जो हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करता है, उसे हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी। और हमारा एम होना चाहिए कि हम लोग का जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, इनके ऊपर हमें जो डिपेंडेंसी उसको कम से कम करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।